बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब था जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गई। अवामी एक्शन कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गंदम सब्सिडी के मामले पर प्लान बी का ऐलान कर दिया है। और अब इस एहतजाज में थोड़ी शिद्दत भी आएगी और संजीदगी भी आएगी। शायद अब जो हुक्मरान तबका तब तक इस एहतजाज को बहुत लाइटली ले रहे थे, या ये समझ रहे थे कि ये आएंगे यादगार चौक पे 10-15 दिन बैठेंगे और फिर घरों को चले जाएंगे, तो उनकी ये खाम ख्याली साबित होगी। क्योंकि प्लान बी के तहत कल या परसों से 23 तारीख से बल्तिस्तान में स्कद्दू में तो 2 बजे के बाद तमाम मार्केटों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। और उसके बाद बाकायदा तमाम दुकानें बंद होंगी और तमाम लोगों को कहा गया है कि वो आके यादगार चौक पर एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। और उसके साथ सियाचन खबलू साइड पे सियाचन जाने वाली सियाचन बॉर्डर रोड पर धरना दिया जाएगा। और दूसरी तरफ खरमंग रोड पर भी जो कारगिल बॉर्डर की तरफ जाती है वहाँ पर भी धरना दिया जाएगा। बल्तिस्तान से यहाँ पे ये स्ट्रेटजी बनी है। जबकि दूसरी तरफ नगर से चलो चलो गिलगित चलो की तहरीक स्टार्ट हो गई है, जिसके तहत 23 तारीख को अवामी मुजाहिमती काफिला नगर से गिलगित की तरफ शेख मिर्ज़ा अली की क़यादत में रवाना हो जाएगा। और वो मेरे ख्याल से मुख्तलिफ इलाकों में पड़ाव डालते हुए 2 से 3 दिन में गिलगित में पहुँचेंगे और गिलगित में परमानेंट धरने का एहतजाज किया जाएगा, एहतमाम किया जाएगा और वहीं पर एहतजाज होगा। और स्कर्दू में मार्केटें बंद होंगी और चंद दिन के बाद फिर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की भी कॉल दी गई है, जिसका मतलब है कि वो तमाम दुकानें सुबह से शाम तक वो तमाम कारोबारी मराकज़ बंद होंगे और शाम को एहतजाज होगा यादगार चौक पर। तो अब यहाँ पे कुछ तनाव की सी कैफियत बनी हुई है और आवाम डटी हुई है। अब देखना यह है कि इस आवाम को लेकर जो एक्शन कमेटी के लीडर्स और जो मुकर्रीन हैं या जो इनको लीड कर रहे हैं वो किस तरफ लेके जाते हैं। और रियासत और हुकूमत को एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस सारे मामले से किस तरह निपटते हैं। क्या वो इसको मज़ीद लाइटली लेते हैं या अफरा तफरी या अनारकी की तरफ लेकर जाते हैं, या फिर वो संजीदा होकर इनके मुतालिबात को हल करने की तरफ आते हैं, या इनसे प्रॉपरली टेबल पर बैठकर कोई मुज़ाकरात करने की तरफ जाते हैं। अभी तक तो जितने भी जो सियासतदान या हुक्मरान या वज़ीर या मुशीर थे वो इसको बहुत लाइटली ले रहे थे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने शायद पहली बार इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं। तो वो उस इक़्तिदार के नशे में मस्त होकर ये सोच रहे हैं कि आवाम में आएगी, 2-4 दिन बैठेगी और उसके बाद चली जाएगी। आज 27 या मेरे ख्याल से 28वां दिन है और आवाम मुकम्मल डटी हुई है और दिन ब दिन अवामी क्या कहते हैं ताकत बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन अवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन इन सियासतदानों से, इन हुक्मरानों से, इन अफसरशाही से जो मेहनतकश अवाम है, जो मज़दूर अवाम है, जो गरीब अवाम है, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। खैर, स्टेज पर तमाम पार्टी के सेकंड टियर के लीडर्स मौजूद हैं, सेकंड और थर्ड टियर के लीडर्स मौजूद हैं और ख़िताब कर रहे हैं। वो अपनी बिसात के मुताबिक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम अपनी बिसात के मुताबिक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी जद्दोजहद आवाम के साथ है, अवामी मसाइल के साथ है और हम चाहते हैं कि ये हुक्मरान आवाम को रिलीफ दें, आवाम के मसाइल को हल करें, ना कि बैठकर अपनी अयाशियों की खातिर आवाम के हुकूक़ का सौदा करें। इस सिलसिले में कल एक छोटी सी क्या कहते हैं डेवलपमेंट या कोई इशू भी क्रिएट हुआ था। कुछ गिरफ्तार एक शख्स को किया गया था जिसके ऊपर काफ़ी मुज़ाहमत हुई थी। उसके बारे में ये इत्तला मिली थी कि कोई सर्टिफिकेट भी आया था कि वो डिसेबल बंदा यादगार चौक स्कद्दू पर एंटी स्टेट स्लोगन्स लगा रहा था, तो वो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एहतजाज के बाद मौजूद होते हैं, तो कुछ देर बैठे हुए होते हैं, तो वो शख्स वहाँ पे मौजूद था और कोई डिसेबल पर्सन ने वहाँ पे एंटी स्टेट कोई नारे लगाए थे, जिस पर उसको गिरफ्तार किया गया था। जिस पर आवाम में थोड़ा सा तसब्जुब और हैरानगी और परेशानी थी कि आखिर क्या हुआ है। आज सुबह जब उस मामले पर डिस्कशंस हुई तो ये पता चला कि वो कोई वाकई में डिसेबल शख्स था और उसके बाद उस शख्स को आज़ाद कर दिया गया और वो वापस आके धरने में शामिल हो गया। इंशाल्लाह ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी उम्मीदें आवाम के साथ है। आवाम अगर मजबूत और आपस में जुड़ी हुई और अपने हक़ के लिए लड़ेगी तो इंशाल्लाह कोई भी ताकत उनको मजबूर नहीं कर सकेगी उनके हुकूक न देने पे। अवामी ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, ख़ासकर दुनिया का सबसे बड़ा तबका मेहनतकश तबका है, मज़दूर तबका है, किसानों का तबका है, रेडी वाले हैं, अच्छा नई शॉप वाले हैं, दिहाड़ी वाले हैं। यही तबका सबसे मजबूत तबका होता है, इन्हीं के ऊपर हुक्मरानी होती है और यही तबका इस तरह जुड़ते हुआ जाएगा और अपने हुकूक के लिए लड़ेगा। तो कोई शक नहीं है कि इनकी लड़ाई में जीत ना हो और ये अपने हुकूक हासिल ना कर सकें। अभी तो बहुत बड़े मुतालिबात नहीं हैं, अभी तो सिंपल से मुतालिबात हैं कि आप हमारे क्या जो गंदम की कीमतें बढ़ाई हैं, आटे की कीमतें बढ़ाई हैं, उसको वापस अपने लेवल पे लेके जाएँ। और चंद लोगों का जो बेसिकली यहाँ पे मुतालिबात हैं उसमें बहुत अहम बातें हैं। चंद कहते हैं यार अगर आप पाकिस्तान में बहुत सारी जैसे मेट्रो और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी दे सकते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के साथ ये जुल्म क्यों है, इनकी सब्सिडी में क्यों कटौती करते हैं। या तो आप हमें आईनी हुकूक दे दें, आईनी सूबा डिक्लेयर करें, हमें असेंबली में नुमाइंदगी दें, हमें सेनेट में नुमाइंदगी दें। हम गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वोट नहीं कर सकते, ये हमारे साथ ज़्यादती है। आप वहाँ पर हमें इख्तियारात दे दें और आप यहाँ पर फिर हमारी
کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ٹیکس اور جو باقی آپ کے لیگل ایشوز ہیں اس پہ ہم ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ابھی آپ کا چائنا کا بارڈر ہے، وہاں سے اتنی بڑی ٹریڈ ہوتی ہے، آپ کا دریائے سندھ کا سارا پانی یہاں سے چلا جاتا ہے، اس کی رائلٹی ہوتی ہے. آپ کا کیٹو جو ہے یہاں بلتستان میں ہے، شگر میں ہے، اس میں جو ٹوریزم آتا ہے، جو ٹوریزم کے نام پہ آتا ہے، جو پیسہ گورنمنٹ کو ملتا ہے، وہ سارے آپ لوگ لے جاتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو آپ اپنے دھارے میں شامل نہیں کرتے ہیں. تو پھر یا تو ہمیں اپنے آئینی دھارے میں شامل کر دیں، یا پھر ہمیں یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے حساب سے ہمیں کیا کہتے ہیں ڈسپیوٹیڈ ایریا ڈکلیئر کر دیں. ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، ڈسپیوٹیڈ ایریا کی جو رائٹس ہے وہ دے دیں. لائک 30-40 پروڈکٹس پہ سبسڈیز ہوتی ہیں، وہ دے دیں. ٹیکس سسٹم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہم آپ کی ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. ماچس کی تیلی لینا ہو تو بھی ہمیں اس پہ ٹیکس دینا ہے، سیلز ٹیکس کی صورت میں ہم دے رہے ہیں. یا پھر ہمیں ایک اپنا سیٹ اپ بنانے پہ ہمیں ہماری خود بختاری دے دیں تاکہ ہم اپنا سیٹ اپ خود بنائیں اور ہم اپنے مسائل کے ساتھ خود نمٹیں، ہمیں جیسے بھی نمٹنا ہو. تو ان ساری ڈسکشنز کے اوپر، ان ساری ٹاپکس کے اوپر مختلف ڈسکشنز چلتی رہتی ہیں. یہاں پہ تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ مختلف زاویوں سے اس کے بارے میں اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے نقطہ بتاتے رہتے ہیں. لیکن جو مین ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس وقت یہاں پہ کہ ہم نے گندم کی قیمتیں واپس اپنی پرانی قیمتیں بحال کی جائیں. اور صحت کارڈ کا جو معاملہ ہے، صحت کارڈ کے نام سے جو غریب عوام کو ریلیف مل رہا تھا، صحت کارڈ بند کیا ہوا ہے، اس کو فل بحال کریں. اور ریونیو ایکٹ کے نام سے جو آپ نے نیا بل پاس کیا ہوا تھا اس کو بھی آپ واپس لے لیں. اور نئی حکومت بننے کے بعد جو یہاں کے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ان چیزوں پر آگے جو بھی لائے عمل بنانا ہے بنائیں. لیکن جو مین ایجنڈا ہے، جو ون پوائنٹ ایجنڈا جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ سبسڈی کو بحال کریں اور آپ ہمارے آٹے کی قیمت کو واپس اپنی پرانی ریٹس پہ لے آئیں. تو یہ سارا تناؤ ختم ہو جائے گا. پچھلے 26 سے 27 دنوں پہ پورے گلگت بلتستان کی مختلف جگہ، ہنزا، گلگت، استور، نگر، شگر، خپلو، کرمنگ، سکردو، ان ساری جگہوں پہ عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، احتجاج کر رہی ہے. اور یہ حکمران ٹس سے مس نہیں ہیں، یہ اس وقت ادھر آگے پیچھے اسلام آباد اور دوسری جگہوں میں اپنی عیشیوں میں مصروف ہیں، اپنی مستیوں میں مصروف ہیں. تو انشاءاللہ ہم عوام کے ساتھ مل کر ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مزید آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. تو آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیں، اپنے عوام کے ساتھ غداری چھوڑ دیں، سہولت کاریاں چھوڑیں اور عوام کے حقوق حل کریں، عوام کے مسائل حل کریں، تاکہ امن اور آشتی کے ساتھ یہ معاملات اور یہ شہر آگے ترقی کی طرف گامزن ہو. بہت بہت شکریہ.